हाय बच्चा लोग। तो एग्ज़ाम टाइम अब आ गया है। स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिज़िक्स के सिलेबस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जिनको हम लास्ट मोमेंट में ज़्यादा ध्यान दें। होप कि इस वीडियो के थ्रू लास्ट टाइम में रिवाइज करने में, फाइनल कंक्लूड करने में हेल्प मिलेगी। सभी स्टूडेंट्स फाइनल रिवीजन करें, अपना एफर्ट भी लगाएं। ये मैंने सिर्फ ऐड ऑन किया है एक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो मैंने मेरा अपना एनालिसिस किया है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली यही पूछे जाएंगे, बट दीज आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक्स और क्वेश्चंस, इनसे हेल्प मिलेगी। तो मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इनसे जरूर टच करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं पेपर कैसा आता है। बाकी जिसने जितनी मेहनत करी है साल भर, उसे उस अकॉर्डिंग तो नंबर्स मिलना ही है, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ हर जगह एप्लीकेबल है ना। चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हाय बच्चा लोग। तो एग्ज़ाम टाइम अब आ गया है। स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिज़िक्स के सिलेबस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जिनको हम लास्ट मोमेंट में ज़्यादा ध्यान दें। ऐसे तो मेरे लिए सभी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं एज अ टीचर, बट एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आज चीज़ें क्या हैं वो हम लोग इसके थ्रू बात करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करें तो उसमें स्टूडेंट्स चाहें तो नोट डाउन कर ले साथ में, है ना। जो सीक्वेंस वाइज मैं टॉपिक बता रहा हूँ जिन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है लास्ट टाइम रिवीजन के नाम पर। 12th चैप्टर 1, सबसे पहली बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस अच्छे से समझ के याद कर लेना है फाइनल कॉल में। देन कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, और इसके ऊपर स्पेसिफिकली कभी कभी पूछा गया है एक न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट के बेसिस पर कि तीन चार्जेस का सिस्टम है, उसमें तीनों चार्जेस आपस में इक्विलिब्रियम में है ना। तो वैसा एक न्यूमेरिकल। देन नेक्स्ट बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा होगा या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पढ़ी होगी, उसके बारे में पूछा गया है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये स्पेसिफिकली आएगा चैप्टर 2 में, जब हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट लिमिटेशंस कूलम्स लॉ के, कि कूलम्स लॉ किस किस स्थिति में एप्लीकेबल है और कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। फिर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट जो है वो कई बार पूछा गया है कि डिफाइन डाइपोल मोमेंट, तो हमको इसका डेफिनेशन बताना है, इसका सिंबल बताना है, इसकी यूनिट बतानी है, इसका फार्मूला बताना है। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताना है। स्पेशली इसमें कई बार पूछा जाता है अलग से कि दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड लाइंस को अच्छे से पढ़ना है, उसमें इंटरसेक्शन वाला पॉइंट स्पेशली फिगर के साथ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है उसमें। एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का ये सबसे बड़ा डेरिवेशन है इस चैप्टर में, ये भी कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पढ़ने की ज़रूरत है विद डायग्राम, और साथ में इन दोनों का आपस में रिलेशन याद रखना है कि ये एक दूसरे के दो गुने होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें तो टॉर्क ऑन डाइपोल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है। इसमें स्पेशली जब अगर ये सवाल आए तो इसमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली बात जरूर मेंशन करते नहीं है स्पेशल केसेस के नाम पे, ठीक। और मैक्सिमम टॉर्क वाली बात भी जरूर बता देनी है। डायग्राम साफ सुथरा होना चाहिए, और इसमें कुछ थ्योरी पार्ट भी होता है, वो भी हमको कहानी अच्छे से लिखनी चाहिए, है ना। फिर बात करें नेक्स्ट तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो पैरेललोग्राम लॉ के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया गया है ना, ये फोर्स और फील्ड दोनों के लिए। फिर हम बात करते हैं गॉस लॉ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है इसमें, तो इसका स्टेटमेंट, इसका प्रूफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कभी कभी डिफाइन करने दिया गया है 1-2 नंबर में। देन फिर गॉस लॉ के जो 3 एप्लीकेशन थे उनमें से किसी एक को पूछा गया है ना। तो तीनों एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से याद रखना है, और जब हम स्फेयर वाला एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसी के बेसिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी पूछी गई,
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं चैप्टर 1 के लिए, है ना। तो इनको अच्छे से पढ़ना है लास्ट टाइम में। एंड नेक्स्ट अब चैप्टर 2 के लिए हम लोग बात करेंगे, 3 के लिए बात करेंगे एंड फर्दर और बाकी चैप्टर्स के लिए बात करेंगे। तो अब बात करते हैं चैप्टर 2 के लिए, बिहार बोर्ड, है ना। तो चैप्टर 2 का जब मैंने क्वेश्चंस एनालाइज किया है तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट दिखाई दिया है वो सबसे पहले कैपेसिटर वाला, दूसरे नंबर पे इक्वी पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कंसेप्ट, और फिर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, एनर्जी इन कैपेसिटर, ये सब। तो खैर पॉइंट वाइज हम बात कर लेते हैं। तो चैप्टर 2 में जो हमको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है कि कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना होता है, वो उसका डेरिवेशन जो एप्सिलॉन नॉट A बाई D निकलता है। दूसरा, कैपेसिटेंस जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपेसिटेंस जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई इंट्रोड्यूस कर देते हैं प्लेट्स के बीच में, यूज़ ऑफ सेकंड प्लेट इन कैपेसिटर किस काम के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि चार्जेस स्टोर करना था तो सिंगल प्लेट पे भी स्टोर हो रहा है, दूसरे प्लेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो खैर मैं बता दे रहा हूँ, इसमें दूसरे प्लेट की ज़रूरत पड़ती है कंजर्वेशन के कंसेप्ट को वैलिड कराने के लिए, ठीक है। अब एक और चीज़ है कैपेसिटर से ही जुड़ा हुआ कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना। तो वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करती थी, SSS, शेप, साइज, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स और मीडियम बिटवीन प्लेट्स, इन सब चीज़ों पे, है ना, उसके बारे में पूछा गया है। इक्विवेलेंट सरफेस क्या होता है वो पूछा गया है। रिलेशन बिटवीन वोल्टेज या पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी पढ़ते हैं। फिर कई बार पूछा गया है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में, जिसमें आइदर थ्योरी पूछ सकता है कि डिराइव करो वैल्यू क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, या उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बात की गई है, जो हाफ CV² निकलता है, या Q²/2CV निकलता है, या हाफ QV भी निकलता है ना। फिर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये कभी कभी पूछा गया है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है ये, है ना। तो ये सब टॉपिक है चैप्टर 2 में, जिस पर हमको लास्ट टाइम में ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 के लिए। चैप्टर 3 में अगर बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है किरचॉफ्स लॉ, जिसमें दोनों थे, वोल्टेज और करंट वाला, है ना। किरचॉफ्स लॉज में हमको उसकी थ्योरी भी याद रखनी है, थ्योरी एक्सप्लेनेशन, है ना, और उसके बेसिस पर कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक। देन किरचॉफ्स लॉ के बेसिस पर ही 2 डिवाइसेस थे, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इसको अच्छे से करना है। फिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो क्लास 10th में भी था। क्लास 10th में भी एक न्यूमेरिकल और आता था, जिसमें हम लोग वॉल्यूम रिलेट करते थे कि वायर को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसके कारण लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलता है ना। तो वहाँ पे हमको रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन करना होता है, तो उस कैलकुलेशन के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या थ्योरेटिकली कुछ पूछा जाता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है अच्छे से। फिर 1 मार्क में रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिकली पूछा गया है। काफ़ी पहले के समय में 2 टॉपिक मेरे को दिखे, थॉम्सन इफेक्ट और सीडबैक इफेक्ट, इसका स्टेटमेंट याद कर लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल में जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसके बारे में भी पूछा गया है। खासकर ये भी पूछा गया है कि ये स्मॉल r जो है उसकी वैल्यू हम कम क्यों रखते हैं, मीन्स सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम वैल्यू का क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्वेश्चंस हैं। डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी भी हमको याद रखनी है, जो लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, मटेरियल पे, इन सब पे होती थी। रेसिस्टिविटी में कुछ अलग होती है डिपेंडेंसी की बात, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो चैप्टर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग पूरे मैग्नेटिक सेक्शन की, है ना, जिसमें चैप्टर 4, 5 और 6 है। तो
इस वीडियो के साथ जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे चाहे तो स्टूडेंट्स नोट डाउन करते चले। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं जो पूछे गए हैं उनमें है मोटर स्टार्टर या चोक कॉइल के बारे में पूछा गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पूछा गया है, लेंस लॉ एक्सप्लेन करने कहा गया है, जो इंडक्टेंस में सेल्फ और म्यूचुअल था M एंड L इनके बारे में पूछा गया है कि ये फिनोमेना होते क्या हैं और M और L की वैल्यू स्पेशली डिराइव करने के लिए कही गई है। देन फिर बायट-सावर्ट्स लॉ को कई बार पूछा गया है और उसके कारण अलग अलग पोजीशंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे डिराइव होगी, कितनी होगी, ये पूछा गया है। फिर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है, इनका कंपैरिजन पूछा गया है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछा गया है, उनका कन्वर्जन कैसे होगा अमीटर और वोल्टमीटर में। साथ ही साथ ये भी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं उनको रेडियल ही क्यों रखा जाता है, इस बारे में पूछा गया है। इसमें कंसेप्चुअल बात एप्लीकेशन बेस एक बार पूछा गया है कि अगर हम गलती से वोल्टमीटर को सीरीज़ में जोड़ दें और आमीटर को पैरेलल में जोड़ दें तो क्या होगा, ठीक है। बायट-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन में ही एक बार पूछा गया है कि सेमी सर्कुलर लूप में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। नॉर्मली ये पूरे सर्कुलर लूप के लिए पूछा जाता है, ठीक। अब एडी करंट के बारे में पूछा गया है, तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एडी करंट, चोक कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करना, है ना। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बारे में डिफरेंस एक बार पूछ लिया गया है। साइक्लोट्रॉन को डिटेल से पूछा गया है, क्या होता है, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग है, क्या फार्मूलेज हैं। एक आध बार कभी उस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लिया गया है उसके फार्मूले पे, टाइम पीरियड वगैरह के बेसिस पर। फिर एंगल ऑफ डिप के बेसिस पर फ्रिक्वेंटली जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन फिर हम लोग बात करें, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हिस्टैरिसीस लूप का। उसमें दो पॉइंट्स होते हैं, रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी, इसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद फिर बायट-सावर्ट्स लॉ वाले में ही जब हम कॉइल का डेरिवेशन करते हैं तो हम एक स्पेशल केस पढ़ते हैं जब हम जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो रेडियस ऑफ कॉइल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, है ना, उसके बारे में पूछा गया है। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल पूछा गया है। तो इनके डेरिवेशन समवॉट सिमिलर हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 7 और चैप्टर 8 की। चैप्टर 7 जो एसी करंट था उसमें स्पेशली ट्रांसफार्मर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, क्या इसके एप्लीकेशन है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, क्या इसमें लॉसेस के कारण हैं, कैसे हम इसकी इफ़िशियंसी बढ़ा सकते हैं, क्या इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ना। ये सब चीज़ जो है वो पूछा गया है ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर में एक भी लाइन छोड़ने वाली नहीं है। एडी करंट के बारे में पूछा गया है जिसके कारण हम इसके मैग्नेटिक आयरन जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसको हम स्लाइसेस में काट के रखते हैं, है ना। तो एडी करंट के बारे में पूछा गया है कि ये कैसे पैदा होती है, इसको मिनिमाइज़ करने का क्या तरीका है ना। तो ट्रांसफार्मर में हर चीज़ पढ़नी है अच्छे से, इसमें से हर चीज़ कभी ना कभी पूछी गई है बारी बारी से। तो ट्रांसफार्मर में कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल हमेशा आता है, मैंने मेरे यहाँ क्लासेस में भी कराई हुई हैं कि करंट की या वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई होगी, उससे हमको आरएमएस वैल्यू बतानी है, उससे हमको फ्रीक्वेंसी बतानी है, उससे हमको जो है वो मीन वैल्यू बतानी है ना, ये सब चीज़। तो वो न्यूमेरिकल जो है वो ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से 1 या 2 नंबर से ज़्यादा का आएगा नहीं है ना। फिर एक्सी और एक्सेल एक टर्म आए थे, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस के बारे में, उसके बारे में पढ़ना है। 4 डेरिवेशंस थे हमारे कि प्योर रेसिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव और एलसीआर सीरीज सर्किट में फेज रिलेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, एवरेज पावर क्या है, ये सारी बातें, ये सब बहुत अच्छे से डेरिवेशंस याद करने हैं। उसके बाद कुछ छिटपुट जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं कि भाई बल्ब है, इतने वोल्ट की सप्लाई है, इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या होगा, आरएमएस करंट थ्रू बल्ब क्या होगा, इस टाइप के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। डेफिनेशन में स्पेशली एडी करंट, मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ये सब चीज़ जो है वो पूछी गई है ना।
तो चैप्टर 7 में ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चैप्टर 7 में स्पेशली हमको ध्यान देना है ट्रांसफार्मर पे, इससे कुछ ना कुछ तो पूछा ही गया है अभी तक। अब चैप्टर 8 की बात करते हैं। चैप्टर 8 में कुछ चीज़ें हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, लगभग वही पूछी गई, जैसे एक्सरे की प्रॉपर्टीज़, लेज़र रेज की प्रॉपर्टीज़, है ना, ये कई बार पूछी गई हैं। फिर पूछा गया है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कंपोनेंट वो कौन है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन है और कैसे है। ठीक है, तो चैप्टर 8 में स्पेशली एक्सरेज, लेज़र, इन सब के बारे में हमको याद करने की ज़रूरत है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिक्स के तीनों चैप्टर्स इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग इसमें, मतलब रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वाला चैप्टर। ठीक है, तो मैं बारी बारी से बताता जा रहा हूँ, उसको साथ में चाहे तो नोट डाउन करते चलें। TIR के बारे में पूछा गया है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है, जिसमें प्राइमरी वेव फ्रंट क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या है, हाइजेंस थ्योरी के बेसिस पे हम एक्चुअल फार्मूलेशन कैसे करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, है ना, TIR का, ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। ठीक, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं लेंस के बेसिस पर। लेंस मेकर्स फार्मूला का डेरिवेशन, लेंस मेकर फार्मूला के बेसिस पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स ये पूछे गए हैं, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पर जो है वो थ्योरी भी पूछी गई है और बेसिक न्यूमेरिकल पूछा गया है। ठीक है, फिर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा गया है, आइंस्टीन इक्वेशन क्या थी इसमें वो पूछा गया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है ये पूछा गया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसमें वो पूछा गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल उस चैप्टर में था एक टर्म, वो पूछा गया है ना। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कि उसका कोर किस टाइप के मटेरियल का बना हुआ है। जो इंटरफेरेंस वाला सेगमेंट था उसमें फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन पूछा गया है ना। उसके बाद फिर जो मैंने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मोमेंटम, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन सब का डेफिनेशन और इनके बेसिस पर बेसिक कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स, इस पर ध्यान देना है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक होगा उसमें दिख जाएगा वो। देन फिर डिवाइसेस में बात करें तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का रे डायग्राम और उसके मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, एक्सप्रेशन उसका और उसके एप्लीकेशंस, ये हमको याद करने हैं, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है उससे। पोलराइड के बारे में पूछा गया है, इंटरफेरेंस क्या होता है वो पूछा गया है और वही इंटरफेरेंस में अगेन फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन, है ना। फिर एक सवाल एक बार ये भी पूछा गया है कि जो इमिशन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वाले, है ना, वो मेटल्स में ही स्पेशली क्यों होते हैं। तो उसका कारण सिंपल ये है कि मेटल्स में सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनको बड़ी कम एनर्जी चाहिए होती है मेटल्स को छोड़ देने के लिए। ठीक, तो इस टाइप से भी थोड़ा ट्विस्ट करके सवाल पूछ लेता है। क्रोमैटिक एबरेशन को रिड्यूस करने के लिए पूछा गया है, कैसे रिड्यूस होते हैं। मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर में क्या डिफरेंस है वो पूछा गया है। और जैसे कि हाइजेंस प्रिंसिपल की बात की थी मैंने, लेंस मेकर्स फार्मूला की बात हुई, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, आइंस्टीन इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्रिटिकल एंगल, वर्क फंक्शन की बात हुई। वैसे ही एक मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक है प्रिज्म के डेरिवेशन वाला, जो एंगल ऑफ डेविएशन का हम डेरिवेशन करते हैं, उसमें फिर एक कंडीशन आती है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाली, उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में कुछ ग्राफ्स हैं 3-4, उनको याद कर लेना है, उस पर कुछ ना कुछ सवाल पूछ लेता है
है ना। और बाकी जो डिवाइस के लिए मैंने कहा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, रे डायग्राम याद रखना है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यूज़ याद रखनी है, एक्सप्रेशन याद रखना है, और इन डिवाइसेस का एप्लीकेशन हम क्या करते हैं उसके बारे में याद रखना है। कभी कभार रिजॉल्विंग पावर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेसिक न्यूमेरिकल्स ज़रूर ध्यान रखना है ना। लेंस पर, मिरर पर, लेंस मेकर फार्मूला स्पेशली ये कई बार पूछा गया है, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी, है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं जो ऑप्टिक्स वाले सेगमेंट से इम्पॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट एटम एंड न्यूक्लियाई पर, है ना। चलिए अब बात करते हैं एटम एंड न्यूक्लियाई में। तो स्पेशली इसमें बोर पोस्टुलेट्स कई बार पूछा गया है, उसके बेसिस पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। एट न्यूक्लियर रिएक्टर कई बार पूछा गया है, तो रिएक्टर में हर चीज़ पढ़नी है हमको, उसके रिएक्शन के टाइप भी पढ़ने हैं, कंट्रोल अनकंट्रोल्ड, है ना। उसमें हेवी वाटर क्या होता है, कंट्रोलिंग रॉड्स क्या होते हैं, मॉडरेटर क्या होता है, कूलेंट क्या होता है, हमको हर चीज़ जाननी है अलॉन्ग विथ डायग्राम जो उसके कंस्ट्रक्शन का होगा, है ना, पूरे रिएक्टर का। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जो कई बार पूछा गया है वो है हाफ लाइफ के बारे में, और उसके ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है लास्ट टाइम में। रेडियो एक्टिविटी क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा रेज क्या थे, ये सब चीज़ इसमें पूछी गई है फ्रिक्वेंटली, है ना। फिर एक बड़ा अच्छा डेरिवेशन पूछा जाता है जो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन का, जिसमें पहले हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, और फिर दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको टोटल एनर्जी मिलता है। कभी कभी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल वाला, उसके बेसिस पर कुछ पूछा गया है, तो उसके कुछ की पॉइंट जो होते हैं वो याद करने हैं, रिवाइज करने हैं, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये दो टर्म बहुत अच्छे से पढ़ना है। न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, उनके बारे में पूछ लेना है, पढ़ लेना है ना। फिर हम आगे बात करते हैं सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट वाला सेगमेंट। तो इसमें जो सबसे आसान सेगमेंट है वो तो है पहली बात गेट्स के बारे में। गेट्स में भी सब चीज़ पढ़ लेनी है, स्पेशली यूनिवर्सल गेट्स को भी याद रखना है, और जो बेसिक एंड और नॉट गेट्स हैं ये भी पढ़ना है, ठीक है। उसमें ट्रूथ टेबल, उसमें उनका सिंबल कैसा होता है ना, उनका बूलियन एक्सप्रेशन कैसा होता है, ये सब चीज़ कुछ भी पूछता है, ठीक है। या तो कंबाइंड सबके पूछ लेगा या इंडिविजुअल गेट के बारे में पूछा जाता है। पी एन जंक्शन क्या होता है, डिप्लीशन लेयर क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, बैरियर पोटेंशियल क्या है, पी एन जंक्शन का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ कई बार पूछा गया है। बायसिंग के बारे में पूछा गया है कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, इसमें फिगर भी बनाना चाहिए बच्चों को, है ना। फिर बेसिक क्वेश्चंस भी हैं जैसे एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। बैंड थ्योरी जो है वो सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर को डिफाइन करने की क्या है, इनके बेसिस पर हम कैसे डिफाइन करें कि कोई मटेरियल सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। ट्रांजिस्टर का वर्किंग पढ़ना है, एन टाइप और पी टाइप का। ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर शॉर्ट नोट्स याद कर लो, ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर शॉर्ट नोट्स याद कर लो अलॉन्ग विथ डायग्राम, ठीक है। फिर डोपिंग के बारे में एक आध नंबर का है, जेनर डायोड और इसका एप्लीकेशन एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, वो याद कर लेना है विद डायग्राम, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स में। एंड लास्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन का, तो इसमें हमको मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है वो पढ़ने की ज़रूरत है ना। मॉड्यूलेशन क्या होता है एग्जैक्टली, कितने टाइप का होता है, सिग्नल क्या है, सिग्नल के कितने टाइप हैं, ये सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर कुछ टर्म्स और हैं जैसे आयनोस्फेयर क्या होता है। एक बड़ा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम पोलराइज क्यों नहीं कर सकते, ये भी पूछा गया है। तो इसका जवाब अमूमन किताबों में नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो अमूमन एक ही डायरेक्शन में जो है वो एक ही प्लेन में जो है वो वाइब्रेट करते हैं, इसलिए इनको पोलराइज्ड करना संभव नहीं होता है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज नहीं किया जा सकता, इनका पोलराइजेशन नहीं होता है, ठीक है। फिर बेस बैंड क्या है, बैंडविड्थ क्या है, फेडिंग होती है एक फिनोमेना, उसके बारे में जानना है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स स्पेशली 1 मार्क 2 मार्क में पूछ लेता है, उसके ऊपर बेसिक कैलकुलेशन भी, है ना।
सिंपली ये भी कभी पूछ लेता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, चलो यही एक्सप्लेन करो, है ना। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को स्पेशली कई बार अलग से पूछा गया है। फिर ग्राउंड, स्काई, स्पेस वेव्स क्या होती हैं वो पूछा गया है। WWW और फैक्ट्स जैसे टॉपिक्स हैं। लाइन ऑफ साइट के बारे में कैलकुलेशन है ना। रेंज बढ़ाने को लेके जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं कम्युनिकेशन सेगमेंट में, ठीक है। तो होप कि इस वीडियो के थ्रू लास्ट टाइम में रिवाइज करने में, फाइनल कंक्लूड करने में हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो के बेसिस पे सभी स्टूडेंट्स फाइनल रिवीजन करें, अपना एफर्ट भी लगाएं। ये मैंने सिर्फ ऐड ऑन किया है एक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो मैंने मेरा अपना एनालिसिस किया है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली यही पूछे जाएंगे, बट दीज आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक्स और क्वेश्चंस, इनसे हेल्प मिलेगी। तो मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इनसे ज़रूर टच करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं पेपर कैसा आता है। बाकी जिसने जितनी मेहनत करी है साल भर, उसे उस अकॉर्डिंग तो नंबर्स मिलना ही है, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ हर जगह एप्लीकेबल है ना। चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।